नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब मिलकर डीएलएड पाठ्यक्रम के एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आधुनिक विश्व और शालेय शिक्षा। मतलब हम जिस मॉडर्न दुनिया में आज जी रहे हैं, उसने हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली को आखिर कैसे और कितना बदला है। चलिए इस दिलचस्प रिश्ते को गहराई से समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले परिचय और उद्देश्यों से शुरुआत करेंगे, फिर आधुनिक दुनिया के वो 3 कौन से स्तंभ हैं उन्हें समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि शिक्षा पर उनका क्या असर पड़ा। फिर हम असमानता की एक बहुत बड़ी समस्या पर विचार करेंगे और देखेंगे कि शिक्षा इसमें क्या कर सकती है। और हाँ, सबसे आखिर में एक बहुत जरूरी परीक्षा के सवाल को भी हल करेंगे। तो ठीक है, चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, परिचय और उद्देश्य। देखिए, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं और इससे हमें क्या हासिल होगा। इस पाठ को पूरा करने के बाद हम 3 मुख्य बातें सीख जाएंगे। पहला, हम आधुनिक दुनिया के खास लक्षणों को पहचान पाएंगे। दूसरा, हम ये समझ पाएंगे कि औद्योगिकीकरण, राष्ट्र राज्य और लोकतंत्र ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। और तीसरा, हम आधुनिक दुनिया में जो गैर बराबरी की समस्या है और उसमें शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर एक शुरुआती सोच बना पाएंगे। अब देखिए, अगर हमें आज की स्कूली शिक्षा को समझना है तो हमें पहले उस समाज, उस अर्थव्यवस्था और उस राजनीति को समझना होगा जहां से ये शिक्षा निकली है। असल में ये जो स्कूल का आइडिया है ना, ये आधुनिक काल में ही आया था। इसका मकसद था कि देश की पूरी आबादी को कुछ एक जैसी सामान्य बातें सिखाई जाएं। तो सवाल ये है कि वो कौन से 3 बड़े स्तंभ हैं जिन्होंने इस आधुनिक दुनिया को बनाया। चलिए देखते हैं। मैम, औद्योगिकरण का ठीक ठीक क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, औद्योगिकरण को ऐसे समझिए कि एक ऐसा प्रोडक्शन का तरीका है जहां बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में महंगी-महंगी मशीनों की मदद से एक जैसी चीजें बहुत बड़ी मात्रा में बनती हैं। इसमें हजारों लाखों मजदूर काम करते हैं, कच्चा माल भी दूर-दूर से लाया जाता है। और सबसे जरूरी बात, क्या बनाना है और कितना बनाना है, इसका फैसला वो लोग करते हैं जो पैसा लगाते हैं, यानी पूंजीपति, जिनका मकसद होता है मुनाफा कमाना। और राष्ट्र राज्य क्या होता है? इसे समझने के लिए हमें पुराने जमाने के राज्यों और आज के राष्ट्र राज्यों में फर्क देखना होगा। पहले क्या होता था? राजाओं के साम्राज्य होते थे। लेकिन आज के जो आधुनिक राज्य हैं, जिन्हें हम राष्ट्र राज्य कहते हैं, वो किसी एक इलाके में रहने वाले नागरिकों के साझे मकसदों को पूरा करने के लिए बने हैं। ये राष्ट्र किसी खास पहचान के आधार पर बनते हैं, जैसे कि एक जैसी सोच, एक संस्कृति, एक भाषा या एक धर्म। कुछ देश जैसे फ्रांस और इंग्लैंड राजघरानों के खिलाफ नागरिकों के संघर्ष से बने, तो वहीं भारत और अमेरिका जैसे देश दूसरे देशों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़कर राष्ट्र राज्य बने। मैम, क्या आप लोकतंत्र के बारे में बता सकती हैं? बिल्कुल। लोकतंत्र के आप कह सकते हैं 2 सबसे गहरे मतलब हैं। पहला ये कि देश का शासन सभी लोगों की मर्जी से चलेगा, किसी एक राजा या नेता की मनमर्जी से नहीं। और लोगों की ये मर्जी जानने के लिए ही तो चुनाव होते हैं, मीडिया में बातें होती हैं, संसद में खुली बहस होती है। और दूसरा मतलब है नागरिक की आज़ादी, यानी हर नागरिक आज़ाद है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए, अपनी अलग राय बनाने और रखने के लिए, अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने के लिए और अपनी पसंद का काम करने के लिए। तो अब जब हमने इन 3 मजबूत स्तंभों को, औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्य और लोकतंत्र को समझ लिया है, तो अब असली सवाल आता है। सवाल ये कि इन तीनों ने मिलकर हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली पर क्या असर डाला। शिक्षा से इनकी क्या उम्मीदें हैं, आने वाली पीढ़ी को कैसे तैयार किया जाए, ये तीनों बातें इस सवाल का जवाब तय करती। देखिए, इन तीनों की शिक्षा से अपनी अपनी मांगें हैं। औद्योगिकरण को क्या चाहिए? उसे चाहिए पढ़े लिखे, स्किल्ड और अनुशासित मजदूर जो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को ढाल सकें। उसे ऐसे ग्राहक भी चाहिए जो बाजार में आई नई चीजें खरीदें और ऐसे निवेशक जो सोच समझकर पैसा लगा सकें। दूसरी तरफ राष्ट्र राज्य की जरूरत है कि सारे नागरिक एक ही भाषा बोलें, एक जैसी संस्कृति अपनाएं, ताकि देश में एकरूपता और स्थिरता बनी रहे। और आखिर में आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ऐसे नागरिक चाहिए जिनकी अपनी व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं का विकास हुआ हो, जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार हों और जो समझदारी के साथ देश के सार्वजनिक जीवन में हिस्सा ले सकें। हाँ, ये सच है कि आधुनिक समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, कई मौके दिए, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है गैर बराबरी। आज के मॉडर्न समाज में भी लोगों के बीच बहुत असमानता है। कुछ असमानताएं तो हमें पुराने जमाने से विरासत में मिली हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल नई भी पैदा हुई हैं। चलिए इस मुश्किल विषय को थोड़ा आसान करके समझते हैं।
जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। एक तरफ है वो असमानताएं जो हमें विरासत में मिली, मतलब मध्यकाल से चली आ रही हैं, जैसे कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या सामंती व्यवस्था के आधार पर। वहीं दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था ने एक बिल्कुल नई तरह की गैर बराबरी को जन्म दिया, जो मुख्य रूप से आर्थिक वर्ग पर आधारित है। ये है पूंजीपति और मजदूर के बीच की गैर बराबरी। और यहीं पर आधुनिक असमानता का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, एक विरोधाभास सामने आता है। कानून की नज़र में पूंजीपति और मजदूर दोनों बराबर हैं। दोनों के लिए एक जैसे कानून हैं, एक जैसे राजनीतिक अधिकार हैं, लेकिन आर्थिक धरातल पर दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। मालिक के पास सारे साधन है, पैसा है, फैक्ट्री है, जबकि श्रमिक के पास अपनी मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। उसे जिंदा रहने के लिए काम करना ही पड़ता है। और क्योंकि बाजार में काम करने वाले लाखों हैं और काम देने वाले मालिक कम, तो इससे मजदूर की स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारी शिक्षा, हमारे स्कूल इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? इस गहरी असमानता को दूर करने में शिक्षा की आखिर क्या भूमिका हो सकती है? क्या शिक्षा इसी गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है, या फिर ये बदलाव का एक ताकतवर औजार बन सकती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल। देखिए, शिक्षा यहां पर ना दो तरह के रास्ते अपना सकती है। पहला रास्ता है व्यक्तिगत उन्नति का, मतलब शिक्षा समाज के निचले तबके के कुछ लोगों को आगे बढ़ने के मौके दे सकती है। इससे कुछ लोगों को तो फायदा होता है, वो दूसरों के लिए एक मिसाल भी बनते हैं। लेकिन क्योंकि समाज का पूरा ढांचा ही असमान है, इसलिए इसका फायदा बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाता है। अब दूसरा रास्ता है सामाजिक परिवर्तन का। शिक्षा समाज में एक ऐसी सामूहिक समझ पैदा कर सकती है कि इस गैर बराबरी पर टिकी व्यवस्था को कैसे बदला जाए। इससे एक ऐसी साझा चेतना बनती है जो लंबे समय तक चलने वाले समानता पर आधारित विकास को जन्म दे सकती है। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं, जो भी कॉन्सेप्ट समझे हैं, उनको एक असली परीक्षा के सवाल पर लगाकर देखते हैं। हम इस यूनिट के अभ्यास से एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे और उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो सवाल ये है, आपके अनुसार आधुनिक युग के जीवन और संघर्षों के लिए स्कूल किस तरह मदद कर सकता है? अपने स्कूल के अनुभव के आधार पर एक विस्तृत लेख लिखें। बहुत ही बढ़िया और प्रैक्टिकल सवाल है। चलिए, इसका एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड जवाब कैसे बना सकते हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छे जवाब की शुरुआत एक अच्छे इंट्रोडक्शन से होती है। आप सबसे पहले ये बताएंगे कि आधुनिक जीवन की मुश्किलों के लिए नागरिकों को तैयार करने में स्कूल क्यों और कैसे जरूरी हैं। फिर अपने जवाब को हिस्सों में बांटिए। पहले हिस्से में बताइए कि स्कूल औद्योगिक दुनिया के लिए कैसे तैयारी करवाते हैं, जैसे वो बुनियादी पढ़ना लिखना और हिसाब किताब सिखाते हैं, स्किल्ड और अनुशासित व्यक्ति तैयार करते हैं, और वैज्ञानिकों या मैनेजरों के लिए जरूरी इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। अपने जवाब के अगले हिस्से में हमें राष्ट्र राज्य बनाने में स्कूल की भूमिका बतानी है। स्कूल एक आम भाषा और देश का इतिहास पढ़ाकर लोगों में एक साझा पहचान की भावना जगाते हैं। वो अलग अलग तरह के लोगों में एकता की भावना पैदा करते हैं। फिर आप बताएंगे कि स्कूल लोकतंत्र को कैसे मजबूत करते हैं। वो छात्रों को उनके नागरिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में सिखाते हैं, उनकी अपनी प्रतिभा और स्वतंत्र सोच को विकसित करने में मदद करते हैं, और उन्हें सिखाते हैं कि जानकारी और समझ के साथ सार्वजनिक जीवन में कैसे हिस्सा लेना। और आखिर में, जो कि शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, हमें बात करनी है आधुनिक संघर्षों की, खासकर गैर बराबरी की। स्कूल पिछड़े हुए परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने का एक रास्ता दे सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि स्कूल समाज में एक ऐसी सामूहिक चेतना जगाएं जिससे लोग असमानता की असली वजहों को समझ सकें। स्कूल छात्रों को वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स दे सकते हैं जिससे वे इस असमान व्यवस्था को समझें, उसका विश्लेषण करें और उसे बदलने के लिए काम कर सकें। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि आधुनिक दुनिया जो औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्य और लोकतंत्र से बनी है, वो हमारी स्कूली शिक्षा से बहुत कुछ चाहती है। ये दुनिया एक तरफ तो मौके बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ गैर बराबरी के नए नए रूप भी पैदा करती है। और इस पूरी कहानी में शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहरी भूमिका निभाती है। वो या तो इस व्यवस्था को बनाए रखने में मदद कर सकती है, या फिर इसे बदलने का एक शक्तिशाली साधन बन सकती है। एक बात जरूर याद रखिएगा, ये विषय डीएलएड की परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस यूनिट से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आज हमने जिन भी कॉन्सेप्ट्स पर बात की है, उन्हें अच्छी तरह से दोहराना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। धन्यवाद।
इस पाठ को पूरा करने के बाद हम 3 मुख्य बातें सीख जाएंगे। पहला, हम आधुनिक दुनिया के खास लक्षणों को पहचान पाएंगे। दूसरा, हम ये समझ पाएंगे कि औद्योगिकीकरण, राष्ट्र राज्य और लोकतंत्र ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। और तीसरा, हम आधुनिक दुनिया में जो गैर बराबरी की समस्या है और उसमें शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर एक शुरुआती सोच बना पाएंगे। अब देखिए, अगर हमें आज की स्कूली शिक्षा को समझना है तो हमें पहले उस समाज, उस अर्थव्यवस्था और उस राजनीति को समझना होगा जहां से ये शिक्षा निकली है। असल में ये जो स्कूल का आइडिया है ना, ये आधुनिक काल में ही आया था। इसका मकसद था कि देश की पूरी आबादी को कुछ एक जैसी सामान्य बातें सिखाई जाएं। तो सवाल ये है कि वो कौन से 3 बड़े स्तंभ हैं जिन्होंने इस आधुनिक दुनिया को बनाया। चलिए देखते हैं। मैम, औद्योगिकरण का ठीक ठीक क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, औद्योगिकरण को ऐसे समझिए कि एक ऐसा प्रोडक्शन का तरीका है जहां बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में महंगी-महंगी मशीनों की मदद से एक जैसी चीजें बहुत बड़ी मात्रा में बनती हैं। इसमें हजारों लाखों मजदूर काम करते हैं, कच्चा माल भी दूर-दूर से लाया जाता है, और सबसे जरूरी बात, क्या बनाना है और कितना बनाना है, इसका फैसला वो लोग करते हैं जो पैसा लगाते हैं, यानी पूंजीपति, जिनका मकसद होता है मुनाफा कमाना। और राष्ट्र राज्य क्या होता है? इसे समझने के लिए हमें पुराने जमाने के राज्यों और आज के राष्ट्र राज्यों में फर्क देखना होगा। पहले क्या होता था? राजाओं के साम्राज्य होते थे, लेकिन आज के जो आधुनिक राज्य हैं, जिन्हें हम राष्ट्र राज्य कहते हैं, वो किसी एक इलाके में रहने वाले नागरिकों के साझे मकसदों को पूरा करने के लिए बने हैं। ये राष्ट्र किसी खास पहचान के आधार पर बनते हैं, जैसे कि एक जैसी सोच, एक संस्कृति, एक भाषा या एक धर्म। कुछ देश जैसे फ्रांस और इंग्लैंड राजघरानों के खिलाफ नागरिकों के संघर्ष से बने, तो वहीं भारत और अमेरिका जैसे देश दूसरे देशों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़कर राष्ट्र राज्य बने। मैम, क्या आप लोकतंत्र के बारे में बता सकती हैं? बिल्कुल। लोकतंत्र के आप कह सकते हैं 2 सबसे गहरे मतलब हैं। पहला ये कि देश का शासन सभी लोगों की मर्जी से चलेगा, किसी एक राजा या नेता की मनमर्जी से नहीं। और लोगों की ये मर्जी जानने के लिए ही तो चुनाव होते हैं, मीडिया में बातें होती हैं, संसद में खुली बहस होती है। और दूसरा मतलब है नागरिक की आज़ादी, यानी हर नागरिक आज़ाद है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए, अपनी अलग राय बनाने और रखने के लिए, अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने के लिए और अपनी पसंद का काम करने के लिए। तो अब जब हमने इन 3 मजबूत स्तंभों को, औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्य और लोकतंत्र, को समझ लिया है, तो अब असली सवाल आता है। सवाल ये कि इन तीनों ने मिलकर हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली पर क्या असर डाला। शिक्षा से इनकी क्या उम्मीदें हैं, आने वाली पीढ़ी को कैसे तैयार किया जाए, ये तीनों बातें इस सवाल का जवाब तय करती। देखिए, इन तीनों की शिक्षा से अपनी अपनी मांगें हैं। औद्योगिकरण को क्या चाहिए? उसे चाहिए पढ़े लिखे, स्किल्ड और अनुशासित मजदूर जो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को ढाल सकें। उसे ऐसे ग्राहक भी चाहिए जो बाजार में आई नई चीजें खरीदें, और ऐसे निवेशक जो सोच समझकर पैसा लगा सकें। दूसरी तरफ राष्ट्र राज्य की जरूरत है कि सारे नागरिक एक ही भाषा बोलें, एक जैसी संस्कृति अपनाएं, ताकि देश में एकरूपता और स्थिरता बनी रहे। और आखिर में आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ऐसे नागरिक चाहिए जिनकी अपनी व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं का विकास हुआ हो, जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार हों और जो समझदारी के साथ देश के सार्वजनिक जीवन में हिस्सा ले सकें। हाँ, ये सच है कि आधुनिक समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, कई मौके दिए, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है गैर बराबरी। आज के मॉडर्न समाज में भी लोगों के बीच बहुत असमानता है। कुछ असमानताएं तो हमें पुराने जमाने से विरासत में मिली हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल नई भी पैदा हुई हैं। चलिए इस मुश्किल विषय को थोड़ा आसान करके समझते हैं। जरा स्लाइड को ध्यान से देखिए। एक तरफ है वो असमानताएं जो हमें विरासत में मिली, मतलब मध्यकाल से चली आ रही हैं, जैसे कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या सामंती व्यवस्था के आधार पर। वहीं दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था ने एक बिल्कुल नई तरह की गैर बराबरी को जन्म दिया, जो मुख्य रूप से आर्थिक वर्ग पर आधारित है। यह है पूंजीपति और मजदूर के बीच की गैर बराबरी। और यहीं पर आधुनिक असमानता का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, एक विरोधाभास सामने आता है। कानून की नज़र में पूंजीपति और मजदूर दोनों बराबर हैं, दोनों के लिए एक जैसे कानून हैं, एक जैसे राजनीतिक अधिकार हैं, लेकिन आर्थिक धरातल पर दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। मालिक के पास सारे साधन है, पैसा है, फैक्ट्री है, जबकि श्रमिक के पास अपनी मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। उसे जिंदा रहने के लिए काम करना ही पड़ता है।
और क्योंकि बाजार में काम करने वाले लाखों हैं और काम देने वाले मालिक कम, तो इससे मजदूर की स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारी शिक्षा, हमारे स्कूल इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? इस गहरी असमानता को दूर करने में शिक्षा की आखिर क्या भूमिका हो सकती है? क्या शिक्षा इसी गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है, या फिर ये बदलाव का एक ताकतवर औजार बन सकती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल। देखिए, शिक्षा यहाँ पर ना दो तरह के रास्ते अपना सकती है। पहला रास्ता है व्यक्तिगत उन्नति का, मतलब शिक्षा समाज के निचले तबके के कुछ लोगों को आगे बढ़ने के मौके दे सकती है। इससे कुछ लोगों को तो फायदा होता है, वो दूसरों के लिए एक मिसाल भी बनते हैं। लेकिन क्योंकि समाज का पूरा ढांचा ही असमान है, इसलिए इसका फायदा बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाता है। अब दूसरा रास्ता है सामाजिक परिवर्तन का। शिक्षा समाज में एक ऐसी सामूहिक समझ पैदा कर सकती है कि इस गैर बराबरी पर टिकी व्यवस्था को कैसे बदला जाए। इससे एक ऐसी साझा चेतना बनती है जो लंबे समय तक चलने वाले समानता पर आधारित विकास को जन्म दे सकती है। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं, जो भी कॉन्सेप्ट समझे हैं, उनको एक असली परीक्षा के सवाल पर लगाकर देखते हैं। हम इस यूनिट के अभ्यास से एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे और उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो सवाल ये है, आपके अनुसार आधुनिक युग के जीवन और संघर्षों के लिए स्कूल किस तरह मदद कर सकता है? अपने स्कूल के अनुभव के आधार पर एक विस्तृत लेख लिखें। बहुत ही बढ़िया और प्रैक्टिकल सवाल है। चलिए, इसका एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड जवाब कैसे बना सकते हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छे जवाब की शुरुआत एक अच्छे इंट्रोडक्शन से होती है। आप सबसे पहले ये बताएंगे कि आधुनिक जीवन की मुश्किलों के लिए नागरिकों को तैयार करने में स्कूल क्यों और कैसे जरूरी हैं। फिर अपने जवाब को हिस्सों में बांटिए। पहले हिस्से में बताइए कि स्कूल औद्योगिक दुनिया के लिए कैसे तैयारी करवाते हैं, जैसे वो बुनियादी पढ़ना लिखना और हिसाब किताब सिखाते हैं, स्किल्ड और अनुशासित व्यक्ति तैयार करते हैं, और वैज्ञानिकों या मैनेजरों के लिए जरूरी इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। अपने जवाब के अगले हिस्से में हमें राष्ट्र राज्य बनाने में स्कूल की भूमिका बतानी है। स्कूल एक आम भाषा और देश का इतिहास पढ़ाकर लोगों में एक साझा पहचान की भावना जगाते हैं। वो अलग अलग तरह के लोगों में एकता की भावना पैदा करते हैं। फिर आप बताएंगे कि स्कूल लोकतंत्र को कैसे मजबूत करते हैं। वो छात्रों को उनके नागरिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में सिखाते हैं, उनकी अपनी प्रतिभा और स्वतंत्र सोच को विकसित करने में मदद करते हैं, और उन्हें सिखाते हैं कि जानकारी और समझ के साथ सार्वजनिक जीवन में कैसे हिस्सा लेना। और आखिर में, जो कि शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, हमें बात करनी है आधुनिक संघर्षों की, खासकर गैर बराबरी की। स्कूल पिछड़े हुए परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने का एक रास्ता दे सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि स्कूल समाज में एक ऐसी सामूहिक चेतना जगाएं जिससे लोग असमानता की असली वजहों को समझ सकें। स्कूल छात्रों को वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स दे सकते हैं जिससे वे इस असमान व्यवस्था को समझें, उसका विश्लेषण करें और उसे बदलने के लिए काम कर सकें। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि आधुनिक दुनिया जो औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्य और लोकतंत्र से बनी है, वो हमारी स्कूली शिक्षा से बहुत कुछ चाहती है। ये दुनिया एक तरफ तो मौके बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ गैर बराबरी के नए नए रूप भी पैदा करती है। और इस पूरी कहानी में शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहरी भूमिका निभाती है। वो या तो इस व्यवस्था को बनाए रखने में मदद कर सकती है, या फिर इसे बदलने का एक शक्तिशाली साधन बन सकती है। एक बात जरूर याद रखिएगा, ये विषय डीएलएड की परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस यूनिट से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आज हमने जिन भी कॉन्सेप्ट्स पर बात की है, उन्हें अच्छी तरह से दोहराना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। धन्यवाद।